में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे सड़क पर दौड़ते परलोक वाहनों की। वैसे तो लोक वाहन कहा जाता है, लेकिन परलोक वाहन बड़े बुजुर्ग काफी लंबे समय से कहते हैं। और हादसा छोटा हो या बड़ा किसी भी वाहन से हो सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं जिनमें एक भरोसा करके कुछ सवारी जाती है, अपनों को भेजते हैं, पर यह पता लगता है कि ये तो तंदूर बन गई, या फिर वाकई इस तरह के यमराज सड़क पे दौड़ रहे हैं। जहां प्रशासन का ध्यान है, आरटीओ केवल टारगेट बढ़ाने में भरोसा करता है कि देखिए हमने इतना टैक्स जनरेट कर दिया है। भाई करिए, लेकिन सुरक्षा के मानकों को भी ऐसे नज़रअंदाज मत करिए। कोई तो इसके लिए दोषी होना चाहिए। ट्रांसफ़र कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे, एपीओ कर देंगे, लेकिन आखिर कब तक? सुरक्षा सभी की ज़रूरी है और होनी भी चाहिए। अगर इस तरह की स्थितियां रहेंगी तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा कि वास्तव में जिस वाहन में हम जा रहे हैं उससे सही सलामत पहुंचेंगे भी कि नहीं पहुंचेंगे। किलोमीटरों तक वाहन चले जाते हैं, सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा तय कर लेते हैं और कोई देखने वाला नहीं है। मैं कई बार देखता हूं बसों को वेस्ट बंगाल से आ रही हैं, कोई दूसरे प्रदेशों से आ रही हैं, कोई रोक के यही जहमत नहीं उठाता कि हाँ चेक तो कर लें इसमें कि इमरजेंसी डोर है कि नहीं है, सवारियों किस तरह से ठूंसा हुआ है, कल को कोई हादसा हो गया तो क्या होगा। तो गुजारिश यही है कि वाकई कोई भी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता इसमें। तो हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस से प्रतीक सिंह जी हैं, भाजपा से हमारे साथ सुरेश गर्ग साहब हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी साहब हैं, और बस एसोसिएशन बना हुआ है उनके मदन यादव जी उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ में हैं। मैं मदन जी सबसे पहले आप ही के पास में आना चाहूँगा। गलती एक व्यक्ति की हो सकती है, मैं आपका स्टेटमेंट भी सुन रहा था, लेकिन कटघरे में पूरी जमात आती है कि लोग भरोसा करके बसों में चढ़ते हैं, लेकिन इस तरह की स्थिति बन सकती है। कई बार देखा जाता है कि गैलरी में मुड्डियां लगा करके सवारियों को बैठा दिया जाता है। उनकी अपनी मजबूरी भी हो सकती है, लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी कि दोनों की मजबूरी हो जाती है। ड्राइवर कंडक्टर भी उसी तरह से ठूंसना शुरू कर देते हैं। तो क्या वाकई प्रशासन तो दोषी है ही, लेकिन आप लोग भी कभी इस बात को देखते हैं कि कभी कोई हादसा हो गया तो क्या होगा? क्योंकि अब सवाल आपके एसोसिएशन पे भी उठ रहे हैं, आपके बसों पे भी उठ रहे हैं, कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं, मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश भी दिए हैं, लेकिन क्या वो लोग चले गए वो तो वापस नहीं आ सकते? बिल्कुल सर, उस जिन लोगों के साथ ये हादसा और परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं गहरी और दुख व्यक्त करते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये बात ठीक है, मगर इसमें बस एक अकेला बस ऑपरेटर ही दोषी नहीं है जी। इसमें जो सरकार में जिस तरीके से आप देखते हैं परिवहन विभाग का भ्रष्टाचार आपने देखा होगा, बिना गाड़ी गए हुए आरटीओ, और जो डीटीओ जिसको सस्पेंड किया गया है वो डीटीओ नहीं है, वो एक परिवहन निरीक्षक है। खाली मीडिया बता रही है कि वो डीटीओ, वो परिवहन निरीक्षक था। डीटीओ तो खुद छुट्टी पे था उस दिन, तो कहीं भी डीटीओ होगा उसके पास। परिवहन निरीक्षक को सस्पेंड किया गया। ये भी क्लियरिफिकेशन कहीं सरकार नहीं कर रही। मीडिया बार बार कह रही है कि मॉडिफाई किया गया। ऐसा कोई प्रूफ है क्या मीडिया के पास कि उसको मॉडिफाई किया गया था बस को? बस के पास परमिट नहीं है। हम कहते हैं बस के पास अखिल भारतीय पर्यटक परमिट है, उसके पास AITP जो केंद्र सरकार ने 90,000 का जारी किया गया है 3 महीने का, वो परमिट उस बस के पास है। और पटाखों के लिए बार बार कहा जा रहा है पटाखे, ऐसा कहीं भी मीडिया में दिखाया गया कि पटाखे चलते हुए आवाज़ या किसी भी आपने वीडियो में अगर उसको देखा हो, बस मालिक को ऐसे दोषी बताया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, आरटीओ प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, कि बस मालिक पे सारा बोझ डाल दिया जाए और खुद की गलती को उसका। मैं मीडिया को बताना चाहूँगा, एक शिकायतकर्ता ने ये मुख्यमंत्री जी को शिकायत करी है इन्हीं बस बॉडी बिल्डर्स के खिलाफ। हम नहीं चाहते हैं कि गलत गाड़ी बने रोड के ऊपर आए, मगर जो मालिक होते हैं उनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता कि बस किस तरीके से बनेगी, किस आधार पे बनेगी।
उसको बिल्कुल एक शिकायत नहीं करी गई है, बार बार शिकायतें की गई, मुख्य सचिव को भी की गई, परिवहन सचिव को भी की गई। उसके बाद में ये एसओपी जारी की जाती है। चित्तौड़गढ़ आरटीओ का भी यही है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बस कारखानों को जांच करने के लिए। चित्तौड़गढ़ में कोई बस कारखाने की जांच नहीं की गई, जोधपुर में कोई बस कारखाने की जांच नहीं की गई। जांच के नाम पे खाली एक व्यक्ति की मौत की कीमत 2 लाख रुपए, 4 कारखानों में गलत बस बनती हुई उदयपुर में पाई गई, उन पे 2-2 लाख का जुर्माना किया गया। सर जब उन उदयपुर में 4 कारखानों में जो बसें बनती हुई पाई गई, राजसंबंध में है, जोधपुर में जिस बस फैक्ट्री से बस निर्माण हुई थी, उस फैक्ट्री में भी अगर समय रहते 4 महीने पहले जांच हो जाती तो शायद मुझे नहीं लगता ये हादसा होता। जो इमरजेंसी गेट की बात आ रही है, जो गैलरी की बात आती है, मैं कहना चाहूँगा गैलरी आपने देखा वो फ्लाइट में कितनी चौड़ी होती है, रेल में आप जाते हो उसमें कितना स्पेस होता है, सेम स्पेस होता है सर। बस नॉर्म्स के हिसाब से बस बिल्कुल नॉर्म्स पे बनी हुई है। आप मुझे एक भी चीज बता दी। एग्जिट गेट को लेकर के कहा जा रहा है, क्योंकि हम भी रिपोर्ट्स पे भरोसा कर रहे हैं, हम तो गए नहीं वहां पे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इमरजेंसी गेट नहीं था। क्यों नहीं था सर? गेट को बंद कर दिया गया, उस जगह सीट बनी हुई है। क्या होना चाहिए जहां इमरजेंसी गेट है वहां सीट होनी चाहिए। किसने देखी सर? मैं इमरजेंसी गेट दिखाता हूँ ना आपको बस का, जो बस बनी है उसका इमरजेंसी गेट दिखा देता हूँ। आप अब तो बस आग लग चुकी है, उस बस में जल चुकी है, वो गेट तो हटेगा नहीं, वो तो अभी भी उसमें मौजूद है। किसी मीडिया ने अब तक जाके उस बस का एनालिसिस क्यों नहीं किया, जीरो ग्राउंड रिपोर्ट क्यों नहीं की? आपका कहना है कि बस में एग्जिट गेट भी था? बिल्कुल। तो वो खुलने के पोजीशन में था, ये कहा जा रहा है परमानेंट। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप चेक कर सकते हो, वहां रियलिटी चेक कर सकते हो। चलिए, मैं आपने अपने पक्ष रखा, आप किसको दोषी मानते हैं इसमें? मैं भ्रष्ट प्रशासन को मानता हूं, आरटीओ को मानता हूं। भ्रष्टाचार कैसे? सर बिना बस गए जिस इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी थी, जिस परिवहन निरीक्षक की बस को पास करने की जिम्मेदारी थी, आप मान लीजिए, चलो मैं मान लेता हूं आपकी बात ही कि उसमें इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, वो बस किस तरीके से पास हो? मानने नहीं, हम तो पक्ष रखवा रहे हैं आपका कि क्या पोजीशन थी। सर अगर वो बस अगर एक बात बताइए मुझे, आज में मीडिया में मैंने पढ़ा उसको कि पैसे देकर के और वहां किरायानामा बनवा करके और रजिस्ट्रेशन करवा लिया 2019 के बाद में। ये बात सही है कि बहुत सारे लोग अलवर से भी अपने पर्सनल व्हीकल्स के, कार है कुछ है, वो जयपुर में किरायानामा देकर के, दौसा में किरायानामा देकर, जो एनसीआर से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि नई नई गाड़ियां हैं, चलती नहीं है इतनी पर्सनल यूज में, वो लोग अपनी आरसी को रिन्यू करा रहे हैं दूसरी जगह से, लेकिन वो कर रहे हैं खुद जिम्मेदार। ऐसे व्हीकल्स में कैसे उसे पास कराया जा रहा है? तो कभी एसोसिएशन पूछती है कि आरटीओ चाहे भ्रष्टाचार कर रहा होगा, लेकिन हम लोगों को मौके पे बिना गए फिजिकल वेरिफिकेशन के बस की करवानी नहीं है आरसी को? सर बस जो कंपनी वाला है वो उसके पास एक फॉर्म होता है 22 फॉर्म जी, उसके आधार पे आरटीओ गाड़ी पास कर सकता है बिना गए भी। हाँ, रास्ता बना रखा है वो परिवहन विभाग ने अपना, बिना गाड़ी गए भी। उसको अगर बना रखा है किसी ने रास्ता तो आनंद, फिर सब ले रहे हैं उसका। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मैं जोशी साहब आपके पास में आना चाहूंगा, किसी मंजिल पे हम पहुंच पा रहे हैं कि वास्तव में इतने लोग जान दे दी, 22 लोगों की मौत हो चुकी है, कुछ सहज बात नहीं है, परिवार उजड़ गए हैं जो हम पढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि सभी का हृदय द्रवित होता होगा। लेकिन अभी तक भी क्या लगता है आपको कोई भविष्य के कुछ सबक लेंगे हम इन चीजों से, या कुछ दिन की कार्रवाई होगी? आपका लंबा एक्सपीरियंस रहा है। नहीं योगेंद्र जी, इससे कोई सबक नहीं लिया जाएगा। 2012 में भी इस तरह का एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें बस में आग लग गई थी, वो टैंकर से टकरा गया था, बस टकरा गई थी पीछे से, तो पूरे आदमी जल गए थे। ये भी उस तरह का मामला है, उस तरफ का ही, जोधपुर की तरफ का कहीं का। हाँ, तो कारण ये है, इसमें सबक इसलिए नहीं सीखा जाएगा कि हमारे जो नागरिक हैं ये विश्वास करते हैं कि हमारी सरकार है और सरकार की जिम्मेदारी सरकार पूरी करेगी। वो जो बसें चला रही है, ये जो कह रहे हैं कि पीछे की फाटक रहती है, दिखने में तो फाटक रहती है, बाकी वो सीट लगी हुई रहती है पीछे। सिर्फ इन बसों में आगे से चढ़ा जा सकता है, आगे से ही उतरा जा सकता है। जो ये बसें चलती है प्राइवेट, जो स्लीपर कोच चलते हैं, इनमें पीछे से चढ़ना उतरने का कोई प्रोविजन है ही नहीं। ये मैंने देखा हुआ है। पहले होता ही था कि पीछे भी गेट होता था। यस, अब नहीं होता, अब आगे से ही तो चढ़ेंगे, आगे से ही उतरेंगे। मैं तो मेरे जवाई को बिठाने गया था, जो मुड्डी पे लेके गया था वो यहां से दिल्ली तक। तो कारण यह है कि जो आरटीओ विभाग है और जो बस वाले हैं, जो जैसे मान लीजिए किसी की 10 बसें चलती है, 20 बसें चलती है, किसी की 1 बस चलती है, तो इनका आरटीओ से समझौता होता है, डीटीओ विभाग से समझौता होता है। वहां जाने की जरूरत नहीं है, बस को ले जाने की जरूरत नहीं है। ये कागजी कार्रवाई है, फॉर्मेलिटी है, तत्काल पूरी होती है। ये निलंबित कर देते हैं। जैसे मान लीजिए एक बच्ची की डेथ हुई है, स्कूल की बस थी,
फिटनेस नहीं, परमिट नहीं, उसके अंदर कुछ भी सामान नहीं जिससे वो बच्ची मरी है। जब चेक किया तो साहब कुछ नहीं, तो 2 इंस्पेक्टर को तत्काल निलंबित कर दिया। मैं ये कह रहा हूं मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करते? हमारी सरकारें को हालत देखिए आप, एसएमएस में आग लग जाएगी, मुकदमा दर्ज नहीं होगा। जिम्मेदार कौन? डॉक्टर, क्योंकि उसी का सुपरविजन होता है, वही जिम्मेदार होता है। परिवहन विभाग में निलंबित, 6 महीने बाद वापस बहाल, और पैसे दिया अच्छी पोस्टिंग ले लेता है। बताओ, हालत यह है कि पिछले दिनों में हमारे राजस्थान में कितनी दुर्घटनाएं हो गई। अजमेर रोड पे 2 बार 3 बार दुर्घटना हो गई। अरे भाई, इससे सबक कैसे लेंगे? ट्रॉमा वार्ड 2020 या 21 से 22 के बीच में 100 ट्रॉमा वार्ड बनने थे राजस्थान में, 100। उसके पैसे 85 करोड़ रुपया केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकार को दिए हैं, और उसमें से 35 पास हुए, अभी 7 चल रहे हैं। एम्बुलेंस ऐसी है जिसके न तो हॉर्न है, न लाइट है, न उसके अंदर गैस की व्यवस्था है, न उसमें डीजल पेट्रोल है, और वो चली कैसे? आगे आगे मुझे ताज्जुब होता है, आगे उसके एस्कॉर्ट चल रही है एम्बुलेंस के, क्योंकि लाइट उसके नहीं है, पीछे एम्बुलेंस चल रही है। हालत देखिए, हमारे यहां हेलीकॉप्टर है, दिन भर घूमता है, दिन भर, सुबह 8 बजे से रात को 9-10 बजे तक हेलीकॉप्टर। कौन जा रहा है? फलाने का बीमार जा रहा है। कौन जा रहा है? फलाने के आदमी जा रहे हैं। मुझे शर्म आती है इस प्रकार के लोग जो एक जले हुए आदमियों के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं कर सकते वर्तमान समय में। आप देखिए क्या हालत है। क्या उसके लिए हेलीकॉप्टर नहीं पहुंच सकता था? क्या आर्मी के हेलीकॉप्टर नहीं पहुंच सकते थे? हमारे यहां क्या कमी है इस देश के अंदर? लेकिन करने वालों में कमी है। अगर मौके पे जाने से पहले मिलिट्री वालों को कहते हैं आप हेलीकॉप्टर भिजवाइए, मैं खड़ा हूं, हेलीकॉप्टर से मरीज जाएंगे, बात दब बनती है। हमारे एक मंत्री जी चढ़ गए बस में, अब वो कह रहे जे उन्हें कि मैं जाने कोई ना, मु परिवहन मंत्री छू। अरे भाई, तू परिवहन मंत्री छे तो बड़ी अच्छी बात छे, लेकिन इनको चेक तो कर लो फिर गाड़ियों को। अगर आप चढ़ रहे हो तो कार्रवाई भी करिए इनके खिलाफ, आरटीओ डीटीओ के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आज आप लाइसेंस लेने जाइए, मैं प्रूफ दूंगा, मेरे पास आइए, 1300 रुपए लाइसेंस लेने में एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, और डंके की चोट पे मेरे पास अभी ऑडियो है, चाहे तो अधिकारी सुन सकते हैं। अभी जो पता चला है कि गंभीर जो पीड़ित हैं उन्हें एयरलिफ्ट करना विशेषज्ञों की राय ली गई, वो संभव नहीं था, और विशेषज्ञ चिकित्सकों के अनुसार ये कहना बर्न केसेज में एयरलिफ्ट करने में समस्या आ सकती है। मैं नाम नहीं कोट करूंगा, मुझे मुख्यमंत्री कार्यालय से जानकारी मिली है। ऐसा है योगेंद्र जी, मुझे हंसी आती है, क्यों बर्न आदमी को लिफ्ट नहीं किया जा सकता है? मतलब बीमार आदमी एयर, उसमें क्या हवा लगती है क्या? उसमें आर पार हवा चलती है, जो बर्न आदमी नहीं जा सकता। लेकिन चूंकि वो वीआईपी नहीं है, विशेषज्ञों की राय ली गई। विशेषज्ञ, मुझे बताए कौन विशेषज्ञ ऐसा है, बुलाइए उसको टीवी चैनल पे, मुझे बताए वो कि साहब ये कारण हम नहीं भेज सकते हैं। कौन ऐसा विशेषज्ञ है जिसने ये राय दी है कि साहब हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में बर्न वाला आदमी नहीं जाएगा? वो तो तुरंत जाएगा, पहले जाएगा। और अगर आपका हवाई जहाज, आपके हेलीकॉप्टर में सामान ही नहीं है तो फिर उसमें तो ले जाना ही बेकार, वो वैसे ही मर जाएगा। फिर उसके लिए वहां बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए। तो कारण यह है जी कि देखो, ताली बजाने से, गाना गाने से शासन नहीं चलता, शासन चलता है शक्ति से। अभी तक जितनी दुर्घटनाएं हुई हैं, सरकार ने उन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं किए। मैं कह रहा हूं, अस्पताल चलाने मुकदमा दर्ज करिए। एंटी करप्शन ब्यूरो में जितने लोग आते हैं, बताइए, पकड़े जाते हैं और फिर उनके बाद अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलती। तो मैं ये कह रहा हूं कि मुकदमे दर्ज कराइए। कुल मिलाकर के माना जाता है कि भ्रष्टाचार का खेल है, बिल्कुल, जाने 100%। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सरकारें आएंगी चली जाएंगी। देखिए, 5 साल के लिए जनता चुनती है, सरकार कोई भी हो, और ऐसा नहीं है कि ये बर्निंग बस ऑन द रोड पहला केस हो, पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, और कोई भी सरकार ये दावा नहीं कर सकती कि नहीं हमारे टाइम पे नहीं थी। दरअसल सबसे बड़ी बात क्या है कि ये थैले का खेल लोग बताते हैं अंदर खाने में, और ये अभी मदन यादव साहब बैठे हुए हैं, ये भी हो सकता है कि समाज के प्रति इनके जवाब दे, ये बता भी देंगे। अभी फार्म 22 का इन्होंने बताया, तो एक भ्रष्टाचार का खेल है जो रास्ता निकाला हुआ है। मैं प्रतीक जी आपके पास में आना चाहूंगा। 3 साल में 8 थानों में 13 मुकदमे दर्ज किए बस वालों के खिलाफ, 13 मुकदमे बस वालों के खिलाफ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो पेंडिंग है अब तक। और बस वालों ने किसने?
मतलब डीटीओ ने दर्ज कराए हैं मुकदमे के साहब, न तो इनके पास चेचिस नंबर सही है, न इनके पास नंबर प्लेट है, न इनके पास आरसी है कंप्लीट। इनके मुकदमे दर्ज करो और बंद करो, की नहीं गई है अभी तक। मैं प्रतीक जी आपके पास में आना चाहूंगा। इस घटना के बाद में आप लोगों की भी एक जिज्ञासा जागृत हुई होगी कि आरटीओ पे आरोप लगते हैं कि वाकई अब तो सरकार में नहीं है, लेकिन किसी से पूछा कि ये पोस्टिंग का खेल, एपीओ कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, बहाल हो जाता है, फिर वापस अच्छी पोस्टिंग ले पाते हैं। सैकड़ों उदाहरण ऐसे मिलते हैं और पब्लिक डोमेन में भी लोग कहते हैं कि इतने भ्रष्ट व्यक्ति को ऐसा बैठा रखा है। आए दिन केसेज भी सामने आते हैं, फिर वो सब कुछ रफा दफा हो जाता है। तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो बहुत सहज है। वर्तमान सरकार को आप कटघरे में खड़ा कर देंगे, सुरेश गर्ग साहब पिछली कुछ बात निकाल करके लाएंगे, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं है। आप लोगों की भी समाज के प्रति जवाबदेही है। राजनीतिक दलों में आप लोग बाद में गए हैं, उससे पहले समाज के एक संभ्रांत और एक अच्छे नागरिक पहले हैं। तो वाकई ये सवाल मैं इस वजह से पूछ रहा हूं, मैंने जानकारी की कोशिश की। ये कहा जाता है कि आरटीओ ऑफिस में लगने के लिए लोग फ्री में नौकरी करने को तैयार हैं। फ्री में, पैसा नहीं चाहिए उनको, वो फ्री में लगने को तैयार हैं कि हम बस लुका करके आपका टैक्स वसूलेंगे। भाई तेरा घर कैसे चलेगा? कि नहीं सर वो तो चल जाएगा। फिर कैसे चलता है उसने ये भी बताया, लेकिन मैं यहां नहीं बताना चाहूंगा और बताने की आवश्यकता नहीं, वो सबको पता है। तो प्रतीक जी, कोशिश होती है कि ऐसा खेल क्यों चलता है, क्यों नहीं टूट पा रहा है? आपके वक्त भी आरटीओ ऑफिस को ट्रक से दबा के मारा गया और वर्तमान सरकार के वक्त भी मारा गया। योगेंद्र जी, आपकी इस बात पे भी आऊँगा, लेकिन जो घटना हुई है, जो आत्मा को झंझोड़ने वाली घटना हुई है, और अगर कोई एक घटना अगर होती तो वाकई में हम इसके सॉल्यूशन के ऊपर बात कर सकते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में, पिछले 3-4 महीने में आपने देखा है कि राजस्थान सरकार और राजस्थान का जो प्रशासन है उसकी विफलता से कभी झालावाड़ के अंदर छत गिर जाती है तो मासूम बच्चे मर जाते हैं, उसके बाद में कॉफ सिरप का खेल चलता है, उसके अंदर मासूम बच्चे मर जाते हैं, उसके बाद के अंदर एसएमएस के अंदर आग लग जाती है, उसके अंदर लोग मर जाते हैं, और अब यहाँ पे ये घटना हुई है। और पिछले साल और इस साल टोंक रोड पे भी हुई थी। तो सरकार ने, आप देख लीजिए कि 22 लोगों की जान जा चुकी है आज तक। कल 21 था, आज 22 हो चुका है। 22 लोगों की जान की कीमत क्या है? एक सस्पेंशन सिर्फ। अभी योगेंद्र जी बिल्कुल सही बात कह रहे थे कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करते आप उनके खिलाफ? अगर चित्तौड़गढ़ में रजिस्टर्ड बस अगर जोधपुर और जैसलमेर के बीच में चल रही है तो उसके लिए पुलिस महकमा भी जिम्मेदार है, उसके लिए आरटीओ भी जिम्मेदार है, उसके लिए डीटीओ भी जिम्मेदार है। तो किसी के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करते? और लगातार बोलते हैं जांच कर लेंगे, जांच कर लेंगे। जांच की क्या रिपोर्ट आई? कोई झालावाड़ में, आप मुझे बता दीजिए, झालावाड़ में बच्चे मर गए, किसको जेल में डाल दिया? ये आप कॉफ सिरप से बच्चे मर गए, किसको जेल में डाल दिया? एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर लोग मर गए, मरीज मर गए, किसको जेल में डाल दिया? और इसके अंदर भी, और अभी जो बस ऑपरेटिंग वाले थे वो एक बता रहे थे, मैं आपको बता देता हूं, 22/5/2025 को कुछ लोगों ने चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा था और उसके अंदर यही कहा था कि राजस्थान प्रदेश के विभिन्न जिलों जैसे उदयपुर, राजसमंद, नाथद्वारा, जोधपुर, भीलवाड़ा और अन्य जिलों में बस बॉडी बनाने के बहुत से कारखाने, फैक्ट्री हैं जो अवैध तरीके से निर्माण करा रहे हैं। तो चीफ सेक्रेटरी के पास जब ये लेटर 22 मई को पहुंच गया था, और अगर उसके बाद प्रशासन जाग जाता, कार्रवाई कर लेता, तो आप बताइए इनकी जान जाती क्या? बिल्कुल नहीं जाती। चौथी बात मैं आपको बताता हूं, आप बोल रहे थे कि आपके पास मुख्यमंत्री कार्यालय से एक आया है कि जो बैन हो गए थे उनको एयरलिफ्ट नहीं करा जा सकता है। बिल्कुल झूठ है। एक केस बता देता हूं आपको, उड़ीसा का इसी साल का जुलाई 2025 का 15 साल की लड़की जल गई थी। ये कहा जाता है कि एयर प्रेशर में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, उसकी वजह से ये एयर एम्बुलेंस जब आती है, जब विक्टिम को, जब मरीज को वो एयरलिफ्ट करते हैं, आप उस पहले ऑक्सीजन लगाते हैं, बाद में उनको एयरलिफ्ट करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं होता है। उड़ीसा का बता रहा हूं मैं, उड़ीसा के पुरी के अंदर जो इसी साल जुलाई 2015 के अंदर 70 से 75% बर्न हो गया था और उसको एयरलिफ्ट करके एम्स में दिल्ली में लाया गया था। आप इन बताइए, इनके जो प्रदेश अध्यक्ष है मदन राठौड़, उनकी वाइफ की तबीयत खराब हो गई, 5 मिनट में हेलीकॉप्टर तैयार हो गया, 15 मिनट में पाली पहुंच गया और आधे घंटे में जयपुर ला करके और इलाज करा लिया। और वो जो जल गए थे उनको 5 घंटे का सफर तय करके जैसलमेर से जोधपुर लाया गया और इस वजह से कईयों की मौत हो गई। तो उस मौत की जिम्मेदार प्रशासन है। आप बताइए, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कहीं दिख रहे हैं पिछले 3 दिन से? वो बसों के अंदर तो चढ़ रहे थे, कहीं दिखे क्या आपको?
वो अपनी ये पूरी सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच रही है। और जितने भी जो भी हादसे हो रहे हैं, चाहे एसएमएस की बात कर लीजिए, झालावाड़ की बात कर लीजिए, इसके बात कर लीजिए, जिम्मेदारों पे एफआईआर दर्ज करके उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाना चाहिए। उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगी कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये सरकार ये तो बच रही है। ये तो बात आपकी हो गई। चलिए, मैंने पहले कहा था कि आप सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे, सुरेश जी आप पे आरोप लगेंगे, लेकिन ये कभी पूछने की कोशिश की कि वास्तव में आरटीओ का क्या खेल है कि आरटीओ की स्थितियां नहीं सुधर पाती हैं? देखिए कोई कहीं योगेंद्र से भी जी, पास करा लो, चेसिस नंबर भी है जी, कि नहीं है, मॉडिफाई गाड़ियां सब चल रही हैं। योगेंद्र जी 2 साल से बीजेपी की सरकार है। अगर वाकई में आप बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, नहीं, तो पहले सरकार भी को करना चाहिए। पहले भी था, आपके सरकार के वक्त भी था ये। अब मेरे को तो पता नहीं, हमारी सरकार की 3 साल के अंदर सर, 1 साल का कार्यकाल आपका भी रहा, भी जोशी साहब ने मुझे जो तो आंकड़े इस साल- जिनका आप जिक्र कर रहे मुझे थे, तो इस साल का आपकी भी भी 1 नहीं साल पता। रही है उसमें। नहीं, हमारी 1 साल, हमारे बता दीजिए कौन से स्कूल टूट गए थे, कौन से एसएमएस में आग लग गई थी, कौन सी बस जल गई थी, कौन से क्या कहते हैं यहाँ भागरोटा के अंदर टक्कर हो रही थी, बता दीजिए 5 साल के अंदर एक घटना बता दीजिए इस तरीके की। नहीं, मुकदमों की जो बात करी इन्होंने कि 13 मुकदमे जो दर्ज हुए 3 साल में हुए वो मुकदमे दर्ज, जिसमें 1 साल का कार्यकाल आपका भी था। चलिए कोई बात नहीं है, मैं गर्ग साहब आपके पास में आना चाहूंगा। गर्ग साहब, ये कुछ स्थितियां सुधरेंगी। देखिए, मैं तो हर बार कहता हूं और भरोसा भी है कि हर सरकार की कोशिश होती है कि मेरे टाइम पे घटनाक्रम कम हो, क्योंकि स्थायी नहीं है, कोई यूपीएससी से तो चुन के आते नहीं है मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, लेकिन एक जनता के प्रति जवाबदेही सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों की होती है। उंगलियां सरकार पे उठती हैं, खामियाजा सरकार को उठाना पड़ता है। फिर ऐसा क्या होता है कि एक जो नेक्सस बना हुआ है आरटीओ का, वो नहीं टूट पाता है कि प्रशासन ऐसा क्या वर्दस प्राप्त हो जाता है, अभी कोई कुछ भी कर देता है और पहले की सरकार हो चाहे अब की सरकार हो, और ये कहा जाता है कि नहीं नहीं सब ठीक है। ऐसी पोस्टिंग्स कैसे लेने में पास हो जाते हैं? बस अब ये बता रहे हैं, प्रतीक सिंह जी बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि इतनी तारीख को बसों के खिलाफ जो बॉडी मेकर्स हैं उनके खिलाफ नोट दे दिए गए। तो क्या रहता है ऐसा कि जो खामोश हो जाता है प्रशासन? देखिए योगेंद्र जी, बिल्कुल निश्चित रूप से ये दुखद घटना है, बहुत ही दुखद घटना है। 22 लोगों की मौत हुई है बस के आग लगने से, बहुत ही दुखद घटना है। सरकार ने तुरंत संज्ञान लिया। हमारे मुख्यमंत्री जी सभी कार्यक्रम को रद्द करके जोधपुर गए, पीड़ितों से मिले, पीड़ितों के परिवार से मिले, और जो भी हर संभव सहायता है उसकी उन्होंने वहाँ पे घोषणा भी की है। आज 3 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु, उसमें 25 लाख रुपए, और 1 या 2 है तो 10-10 लाख रुपए की उनको घोषणा की है, और 2-2 लाख रुपए जो घायलों के उनके लिए। पैसा कोई महत्वपूर्ण नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कार्रवाई भी महत्वपूर्ण होती है कि हमने इसके बाद में क्या क्या कार्रवाई की है। सबसे पहले हमने वहाँ का डीटीओ और जो प्रशासनिक अधिकारी जो भी था उनको सस्पेंड किया। इसके बाद में बस का जो मालिक है तुराब अली, उसको गिरफ्तार किया, और ड्राइवर है शौकत अली, उसको भी गिरफ्तार किया है। अब ये जांच का विषय है कि क्योंकि मई 2025 में ये बस खरीदी गई है, इसके बाद में वो नॉर्मल बस का उन्होंने सर्टिफिकेट प्राप्त किया और फिर उसको एसी में कन्वर्ट किया है। तो ये सब जांच का विषय, जो भी दोषी होगा निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा नहीं है कि राजस्थान में ये पहली बार ही इस तरह की घटना हुई है। मैं 2018 से अब तक की बता सकता हूं कि कहां कैसे घटना हुई है। 2018 में 22,743 सड़क दुर्घटना हुई है, उसमें 10,320 मर जाते हैं। इसी तरह के 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 सर एक मिनट, 23 में 24,000 से ज्यादा की दुर्घटना हो जाती है। एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट मैं यही कह रहा हूं कि 1 साल में 1,35,000 लोग देश भर में मर रहे हैं। बहुत मैं ही यही दुखद कह है। रहा हूं कि मेरा मैं ये ऐसी विषय नहीं है, बर्निंग बस मैं हाँ मैं ये विषय नहीं है। अब ये बार बार ये चीज कह रहे हैं कि साहब हमारे कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ। जेके लोन में कोटा के अंदर भी 9 बच्चे जल गए थे और इनका स्टाफ भाग गए थे, इनके स्टाफ भाग गया था। तो ये चीज है, एसएमएस के अंदर, आईसीयू के अंदर वो आंख कुतर गए थे चूहे, ये स्थिति थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो मौत हुई थी वो बीमारी की वजह से नहीं, बच्चे आग लगी थी वहां पे दोबारा दूसरे। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए सरकार तुरंत कार्रवाई क्या कर रही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हमारे सरकार ने जैसे ही पता लगा कार्रवाई कर रहे हैं, लगभग 60 से ज्यादा बसों को सीज कर दिया है। जो भी बसें हैं उनको जयपुर में हो चाहे जयपुर के बाहर कहीं के भी हो, सबको आरटीओ डीटीओ को सबको लगा दिया है कि जो भी अवैध बसें हैं, जिन्होंने भी मतलब उल्लंघन किया, उनको सबको बसों को सीज कर दीजिए। इस बस के अंदर भी क्या हुआ कि परमिट लिया उसने नॉन एसी का और फिर एसी का कर दिया।
अब मुझे तो ताजुब हो रहा है कि ये ऑपरेटर मालिक यूनियन के महासचिव है, इन्होंने तो क्लीन चिट दे दी बस को ही। मतलब इनकी तरफ से तो अगर वो बस वाले ने 1 करोड़ रुपए की बॉडी को 50 लाख रुपए में बनाया तो वो उसकी गलती नहीं है, वो तो सरकार की गलती है। मतलब इनकी तरफ से तो बिल्कुल क्लीन चिट है कि सब बस मालिक की या ऑपरेटर की, इनकी यूनियन की कोई गलती नहीं, हम तो सर्विसर है, हम तो अच्छे हैं और इनके पर कार्रवाई करेंगे, अभी स्ट्राइक पे आ जाएंगे, ये 5 मिनट में सब बसों को बंद कर देंगे, सब स्ट्राइक आ जाएगी, ये इनका काम है। अरे भाई ये हुआ है, घटना हुई है, इसमें जो भी जिम्मेदार लोग हैं, बस मालिक भी जिम्मेदार है, ऑपरेटर भी जिम्मेदार है और डीटीओ भी जिम्मेदार है, हम सब पे कार्रवाई करेंगे, कर रहे हैं हम कार्रवाई। और आप देखिए ना, निरंतर कार्रवाई करके सब बसों को सीज कर रहे हैं। त्योहार का टाइम है, इसके बावजूद भी उनको बसों को सीज किया जा रहा है और जो भी अपराधी है उनको जेल में डालेंगे, किसी को बख्शेंगे नहीं, चाहे हमारा रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो, चाहे एसएमएस हॉस्पिटल से रिलेटेड हो, चाहे कहीं का भी हो। और रही बात यहाँ पे एयरलिफ्ट की, एक बात जानना चाहता हूं, जोधपुर के अंदर भी ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है, तो नियर बाई जोधपुर के अंदर ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है, तो वहीं पे सुविधाएं मिल जाती है। जो जयपुर में सुविधा है वो पर्याप्त मात्रा में सुविधा है वहां। नहीं, एम्स है, इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि जोधपुर में एम्स है, जयपुर से बेहतरीन सुविधाएं वहां मिल सकती हैं, आर्मी हॉस्पिटल है। एक बात मैं जो जानना चाह रहा हूं, क्या कुछ इस तरह की कोई नजीर पेश की जाएगी कि हाँ वास्तव में बिल्कुल बिल्कुल योगेंद्र जी, निश्चित रूप से लगाम लग नजीर, सके, बिल्कुल नजीर पेश की जाएगी। हमें नसीहत लेनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूं। मदन जी कुछ कह रहे थे आप अभी। सर जो बार बार ये कह रहे हैं कि नॉन एसी गाड़ी को एसी में मॉडिफाई कराया गया जी, मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जो उस बस के पास परमिट था वो केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया था, उसका 19,000 रुपये टैक्स पे किया जाता है, उसमें हमारे ये कहीं भी प्रावधान नहीं है और ना उसमें कहीं अंकित है एसी और नॉन एसी। अगर इनका एसी और नॉन एसी दोनों का सेम अगर इस चीज को ये डिफेंड कर देंगे सर, नहीं सर, खरीदी कोई नॉन एसी नहीं खरीदा हुआ, कहीं भी नॉन एसी है तो मेकर किया है सर, बस बॉडी बनवाई है हमने, विजिट हुई थी, बस बॉडी सर, मैं बात कर लूं सर, मैं बात कर लूं, कहीं भी अगर कोई आरटीओ इंस्पेक्टर परिवहन विभाग का आदमी इस चीज को डिफेंड कर दे, बार बार कह रहे हैं उस बस ने नॉर्म्स नहीं किए, पूरे नहीं किए, कहाँ साबित हो रहा है सर? अभी तक तो रिपोर्ट आने दो सर, अभी तक तो आरटीओ ने अपने से पल्ला झाड़ा है, पटाखों की रिपोर्ट। आपसे एक सवाल प्रतीक जी भी कर रहे हैं, आरसी को लेकर कुछ कह रहे हैं आप। योगेंद्र जी, मैं सबसे पहला सवाल तो ये है कि मैं अभी पढ़ रहा था कि भाई जो ड्राइवर है और जो बस मालिक था उनको गिरफ्तार भी कर लिया और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि डीटीओ या कोई भी आरटीओ का जो अधिकारी, उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? शामिल किया वो भी तो ये 22 लोगों की मृत्यु में वो शामिल है। एक आरसी को लेकर के आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, आरसी के अंदर जो आप आरसी वो दिखा रहे हैं, उसके अंदर जब वो परमिट जब लगी थी, उस परमिट मिला था, उसमें नॉन एसी है। आप लेके आइए ना वो डॉक्यूमेंट, आप इतने सारे डॉक्यूमेंट लेकर आ जाए ना, वो आप इतने सारे सरकार देना हमको, हम तो कह रहे हैं दिखाए ना हमको, हम तो दिखा देंगे सर हर चीज, हम दिखाएंगे, हमें डिपेंड करना होगा, हम डिपेंड करेंगे। मैं बोल रहा हूँ ना सर, मैं बोल रहा हूँ, आप साबित करो ना इस चीज को। हम कह रहे नॉन एसी, आप साबित करो, हम कह रहे हैं ना, तो आप साबित करो, करो आप साबित, करिए आप साबित, एक बात समझना चाहता हूं, बचाने की कोशिश कर रहे हो उसको। कितना बड़ा हादसा हो गया, 22 लोग मर गए उसके अंदर, उसके बावजूद भी बचाने की कोशिश कर रहे हो आप। ये था कि डीटीओ के ऊपर या परिवहन विभाग के ऊपर अब तक क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करी? करेंगे, वो वो आपका विषय, तो हम कह रहे हैं ना करेंगे, कब करेंगे? बस मालिक ये कार्रवाई हम कर रहे हैं, आप कह रहे तो गिरफ्तार बैठने वाले नहीं है, ड्राइवर को आपकी तरह बचा नहीं है कि सरकार बचाने के लिए भ्रष्टाचारियों को आगे बढ़ा दिया, सरकार बचाने के लिए भ्रष्टाचारियों को आगे बढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। हमारे जेल में डाल रखे लोगों को, झालावाड़ में जो स्कूल गिर गया था, जेल में डाल रखे भैया, आगे जिनको भ्रष्टाचारी उनको जेल में डाल रखे। 2 महीने हो गए, झालावाड़ स्कूल किसको गिरफ्तार कर लिया, किसको जेल में डाल दिया, बताइए? समय कम है, महेश जोशी को डाल रखा जेल में। जोशी साहब, कुछ निष्कर्ष निकलेगा अभी इस पे? देखिए योगेंद्र जी, इसमें निष्कर्ष कुछ नहीं निकलने वाला है। किसी घटना में जांच के आदेश मंत्रिमंडलीय समिति और आयोग गठन करना, ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए इसकी बजाय, मतलब ये गठन करने से नहीं, जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि ये जो हम गठन कर रहे हैं इसे तो होता रहेगा जो नापचोप होता है, लेकिन जिम्मेदारी तो कोई ले। दूसरा, आश्वासन नहीं, न्याय चाहिए और मौन नहीं, हमें क्या चाहिए, मतलब कुछ न कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, मतलब मौन नहीं होना चाहिए। तो बात यह है कि 3 तरह के परमिट है इनके पास, एक होता है स्टेट कैरिज परमिट, एक कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट और एक स्लीपर कोच का होता है। आपकी डीटीओ को, आरटीओ को चेक करना चाहिए कि इसके पास कौन कौन से परमिट है और कौन सी गाड़ी है। अब ऐसा अगर उसने मॉडिफाई कराया है तो परमिट मॉडिफाई कराएगा, अगर परमिट मॉडिफाइड नहीं कराया
और अगर डॉक्यूमेंट देखिए रिकॉर्ड है ही नहीं। बॉडी के अंदर चेंज नहीं कराया तो आरसी कैंसिल हो जानी चाहिए। 10,000 से कम तो जुर्माना है ही नहीं इसके अंदर। 1 लाख रुपए। आप ये चलिए, देखिए, मैं माफी चाहूंगा सर, समय कम है, मैं बड़ा रोकना FIR कब चाहूंगा। होगी? मैं योगेंद्र जी, रोकना मतलब चाहूंगा, सबसे मैं मूल रोकना सवाल तो ये चाहूंगा। है। देखिए, जिम्मेदारी सरकार की है और ऐसा सख्त कदम उठाया जाना चाहिए जिस पे एक मैसेज जाए, क्योंकि देखिए घटना से को खारिज भी नहीं किया जा सकता। घटना कब हो जाए इससे कोई इनकार भी नहीं कर सकता कि घटना नहीं होगी, लेकिन जो प्रयास हम कर सकते हैं वो दिखने चाहिए, बाद में नहीं, पहले, कि हाँ अब ये बर्दाश्त नहीं हो सकता, ऐसा करोगे तो ये होगा। और अगर हम इसी तरह से बर्दाश्त करते रहेंगे और थैलों का खेल चलता रहेगा तो इस तरह से मौत भी होती रहेंगी और यमदूत सड़कों पे परलोकवान ऐसे ही दौड़ते रहेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं, आज हम सभी पीड़ित भी हैं इस बात को लेकर के, घर उजड़ गए लोगों के, तकलीफ हर व्यक्ति को होता है, जब सत्ता में बैठा उसको भी होता है, विपक्ष में बैठा उसको भी होता है और हम लोग जो बैठे हैं उनको भी होता है। कोई नहीं चाहता कि इस तरह से कोई इंसान जाए। मरना जीना तो ईश्वर के हाथ की बात है, लेकिन इस तरह की घटनाएं विचलित करने वाली घटनाएं हैं कि कौन किस मकसद से घर जा रहा था, कहीं जा रहा था, कौन कहाँ होगा, उसके परिजन कहाँ होंगे, किस तरह से बिलख रहे होंगे। हमें उस दर्द का एहसास होना चाहिए और दर्द का एहसास होगा तो मुझे लगता है कुछ उनको कुछ नज़ीर भी पेश करेंगे। और अगर ये दुख का एहसास नहीं होगा तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, हम लोग चर्चा करते रहेंगे, जिनको रोना है वो रोते रहेंगे। चले, मैं शुक्रिया तो खैर किसका दूं अब इस मौके पर, यही है कि एक उम्मीद के साथ में हम यहाँ पे एंड करेंगे इस एपिसोड का कि शायद न्याय जरूर मिल पाएगा, कुछ कार्रवाई ऐसी ठोस होगी कि प्रदेश में नहीं देश में एक मैसेज जाएगा। चलिए, दीजिए इजाजत, नमस्कार।